बूढ़ी चाची। बूढ़ी चाची घर में झाड़ू लगा रही थी। उनके भतीजे राघव ने उन्हें रोक दिया। अरे चाची, क्या कर रही हैं? घर में दूसरे लोग हैं ये सब काम करने के लिए। आप आराम करें। पूनम, आ जाओ। मैं अभी आई। चाची जी, मेरे रहते आपको भला काम करने की क्या जरूरत? चाची के पति का कुछ वर्षों पूर्व स्वर्गवास हो चुका था। उनके पास बहुत सारी खेती-बाड़ी थी, जिसकी देखभाल उनका भतीजा राघव करता था। वे लोग हमेशा चाची की सेवा में लगे रहते थे। चाची, आपने चाय पी, नाश्ता किया? हाँ हाँ, मेरा चाय नाश्ता सब कुछ हो गया। तूने कुछ खाया कि नहीं? हाँ चाची, मेरा पेट भरा है। खेत पर जा रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो पूनम से कह देना। ठीक है बेटा। कुछ महीने बीत गए। चाची, एक बात कहूँ? बोल बेटा। आपकी जमीन जायदाद बहुत ज्यादा है। इस पर बहुत रिश्तेदार नजर गड़ाए बैठे हैं। आपकी हाल खबर तो कोई लेने आता नहीं, बस उन्हें जायदाद चाहिए। मैं सबकी चालाकियां जानती हूँ। मैं किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। तू और बहू मेरी बहुत सेवा करते हो। तुम्हें ही सेवा का मेवा मिलेगा। चाची, जमाना बहुत खराब है। आपके बाद यही रिश्तेदार मुकदमा करेंगे और सारी जायदाद आपस में बांट लेंगे। हम लोगों का कोई बस नहीं चल पाएगा। ऐसे कैसे मुकदमा कर लेंगे? चाची, कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें सही उत्तराधिकारी को कुछ नहीं मिला है और बाकी लोग मुकदमा करके प्रॉपर्टी जीत लिए। इसलिए आज लोग जीते जी अपने वारिस को संपत्ति लिख देते हैं। अपने पड़ोस वाले सुखदेव काका ने भी अपने नाती के नाम सारी जायदाद लिख दी और दुश्मन मुंह देखते रह गए। तू सही कह रहा है बेटा। मैं भी अपने जीते जी सारी जायदाद तेरे नाम लिखना चाहती हूँ। तू मुझसे वादा कर, मेरी ऐसी ही सेवा करेगा। चाची, मैं पूरी जिंदगी आपकी इसी तरह सेवा करूंगा। चाची, आप ही तो हमारे माता पिता सर्वस्व हो। आपकी ही सेवा में हमारा जीवन सफल है। हम तन मन धन से आपकी सेवा करेंगे। अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बहू, तुम लोगों पर मुझे पूरा विश्वास है। चाची, मैं आपके चारों धाम की यात्रा के लिए व्यवस्था करवा रहा हूँ। बूढ़ी चाची ने अपनी सारी जायदाद राघव के नाम लिख दी और तीर्थ यात्रा पर चली गई। पूनम, अब हम लाखों की संपत्ति के मालिक हो गए हैं। सेवा करने पर मेवा मिलती है, यह तो मैंने सुना था, लेकिन इतना बड़ा खजाना मिल जाएगा इसकी कल्पना नहीं की थी। इतने सारे खेत, बाग, बगीचे, यह बड़ा सा घर है। अब तो हमारा ही राज्य होगा। बुढ़िया ने मुझसे बड़ी सेवा करवाई है। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि सेवा क्या होता है। राघव और उसकी पत्नी पूनम संपत्ति के नशे में चूर हो गए। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी चाची तीर्थ यात्रा से वापस आ गई। बड़ी देर के बाद चाची के लिए चाय आई और वो भी बड़ी बेस्वाद थी। पूनम, कैसी चाय बनाई है? गले के नीचे नहीं उतर रही थी। चाय तो मैंने अच्छी ही बनाई थी। अब आप कई जगह की चाय पीकर आई हैं। आपके मुंह का स्वाद बदल गया है। अब यह टोका टोकी आप मत किया कीजिए। राघव और उसकी पत्नी पूनम अब चाची का कोई ख्याल नहीं रखते थे। चाची की तबीयत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही थी। राघव और उसकी पत्नी जायदाद के नशे में चूर होकर अब चाची के खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते थे। चाची की हालत खराब हो चुकी थी। मेरी दवाई लाकर मुझे दे दे। दवाई अपने पास रखा करो, बार बार हमें मत सताओ। आपके बहुत नखरे झेल चुके हैं। एक कोने में चुपचाप बैठा करो। कितनी उम्र हो गई है, लेकिन अकल नहीं आई। अब चाची को अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन बूढ़ी चाची लाठी के सहारे चिरंजीवी के घर पर पहुंच गई। अब चाची जी, नमस्ते। आइए आइए, बैठ जाइए। जीते रहो बेटा। अब बहुत बूढ़ी हो गई, चला भी नहीं जाता। मेरे भतीजे और उसकी पत्नी ने मुझे बहुत परेशान किया है। मेरी कोई बात नहीं मानते।
सेवा भी नहीं करते, हमेशा अपमान करते हैं। अरे वो दोनों कैसे इंसान हैं? आप का ही खाते हैं और फिर आंखें भी दिखाते हैं। बेटा, जब मैंने अपनी जायदाद इन दोनों के नाम की, तब से इनकी नीयत बदल गई। अब मुझसे इन्हें कोई आशा नहीं दिख रही, इसलिए हमेशा मेरा निरादर ही करते रहते हैं। अच्छा, तो यह बात है। बड़े मतलबी और एहसान फरामोश हैं दोनों। चाची, आप चिंता मत करिए, मैं इन दोनों को मजा चखाऊंगा। दूसरे ही दिन राजा की तरफ से एक फरमान राघव के नाम आ गया। राजा की आज्ञा से आपको एक बड़े कर्ज जो 1 लाख रुपए से अधिक है उसका भुगतान करना होगा। अरे, आप किस कर्ज के भुगतान की बात कर रहे हैं? आपके चाची जी ने राज खजाने से कुछ वर्ष पहले 90,000 रुपयों का कर्जा लिया था। उन्होंने इस कर्जा का भुगतान नहीं किया। अब कर्ज की रकम ब्याज के साथ जुड़कर 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूनम को चक्कर आ गया। देखिए, मैं इतनी बड़ी कर्ज की रकम अदा नहीं कर सकता हूँ। चिरंजीवी जी राज्य के सारे कर्ज की वसूली कर रहे हैं। राघव इस आकस्मिक संकट से परेशान होकर चिरंजीवी की शरण में पहुंच गया। हुजूर, मेरा नाम राघव है। मेरी चाची ने अपनी संपत्ति अपनी मर्जी से मेरे नाम कर दी है। अब मेरे ऊपर कर्ज का फरमान आ गया है। अब क्या आपकी चाची को आप लोगों से कोई शिकायत है? उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं है। हम लोग तो उन्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। हम उनकी बड़ी सेवा करते हैं। आप मेरे पास क्यों आए हैं? चाची जी ने राज खजाने से कर्ज लिया था और उस कर्ज की वसूली के फरमान की तलवार मेरे ऊपर लटक रही है। मुझे बचाइए। अब उस संपत्ति के मालिक तुम हो तो तुम्हें ही कर्ज चुकाना होगा। मैं पूरी जायदाद बेचकर भी इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकता। अपनी चाची को यहाँ बुलवा लो। कुछ देर के बाद चाची भी वहां आ गई। चाची, आपने अपनी संपत्ति राघव के नाम कर दी है, यह बात सच है? हाँ, सच है। राघव का कहना है यह तुम्हें अपने पलकों पर बिठाए रखते हैं, बड़ी सेवा करते हैं। यह झूठ बोल रहा है। यह और उसकी बीवी दोनों ही मेरा आदर नहीं करते और ठीक से मेरी देखभाल भी नहीं करते। चाची, क्या आप राघव और उसकी पत्नी के साथ रहना चाहती हैं? मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। राघव, अब तुम्हें राजघराने के कर्ज की पूरी रकम चुकानी होगी। हुजूर, मैं पूरी जायदाद बेचकर भी उस कर्ज की रकम नहीं चुका सकता। अगर ऐसा है तो अपनी चाची की संपत्ति फिर से उनके नाम कर दो। इसके पश्चात तुम्हें उस राज कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। अब राघव के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब ठीक है, चाची की जो जायदाद मैंने ली है उसे फिर से चाची के नाम पर लिखने के लिए मैं तैयार हूँ। राघव ने चाची के नाम जायदाद लिख दी। अब बूढ़ी चाची को राजकीय सुरक्षा मिलेगी। इनके खाने, पीने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी राज कर्मचारी निभाएंगे। इन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी। माधव और पूनम का चाची के घर या किसी भी वस्तु पर कोई अधिकार नहीं होगा। माधव और पूनम मुंह लटकाकर वहां से बाहर निकल गए। उन्हें मतलब परस्त और एहसान फरामोश होने का दंड मिल चुका था। इस प्रकार से चतुर चिरंजीवी ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से चाची को राघव और उसकी पत्नी के द्वारा किए गए अन्याय से बचा लिया। साथ ही साथ चाची को उनकी जायदाद फिर से दिला दी। स्वार्थी और एहसान फरामोश राघव और पूनम को उनकी लालच और बदी का फल मिल गया। कत्ल की सच्चाई। राजा विक्रम सिंह के राज्य में एक बहुत बड़े सेठ पूरणमल रहते थे। उनके घर में उनका एक जवान बेटा सागरमल और उनकी दूसरी पत्नी शशि प्रभा रहते थे। उनका बेटा हीरामल उनकी पहली उस पत्नी का पुत्र था जो पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटा सागरमल, अब मेरे कारोबार को अच्छी तरह से संभाल लो। आगे चलकर तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। तुम्हारे चाचा हरिमल भी तुम्हारी हर समय मदद करेंगे। ठीक है पिताजी, मैं धीरे धीरे सारा काम काज सीख लूंगा।
अजी, अभी सागर की उम्र ही क्या है, क्यों ऐसे कारोबार के झमेले में फंसा रहे हैं? इसे जिंदगी का आनंद लेने दीजिए। आप तो पूरी तरह से सक्षम हैं। अब मेरी भी उम्र हो चली है, सागर को सब कुछ सीखना ही पड़ेगा। शशि प्रभा ने जान लिया कि अब सारे व्यापार की बागडोर सागर मल के हाथ में आ जाएगी। उसे बड़ी चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक सेठ पूरन मल का स्वर्गवास हो गया। सभी लोगों को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके हाथ की नस कटी हुई थी और दूसरे हाथ में चाकू था। शशि प्रभा दहाड़ मार कर रो रही थी। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? सागर के बापू ने अपने ही चाकू से आत्महत्या कर ली। भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं थी। इन्हें ना जाने क्या सूझी और इन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। सेठ जी तो ऐसे ना थे, अच्छे खासे बुद्धिमान, अच्छा खासा व्यापार, ऐसा कैसे हो गया? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। राजा के सिपाही भी मौके पर पहुंच गए। वे लोग सारी छानबीन करने लगे। उन्होंने सेठ जी के अंग प्रत्यंग का निरीक्षण किया। कोतवाल ने सारी स्थिति को देखा और लिख लिया। सेठ जी की दाहिनी कलाई में नस कटी हुई है, बाएं हाथ में चाकू है, पीठ पर भी बीचों बीच घाव का निशान है। सेठानी जी, आपका कहना है कि से कहा था कि मैं अपनी जान दे दूंगा। जिस दिन यह हादसा हुआ दी। चिरंजीवी, इस मामले की सच्चाई जानकर सही मुजरिम को सबके सामने लाइए। अब ठीक है हुजूर, मैं इस मामले की तह में जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। चिरंजीवी ने पता लगाया कि सेठ जी की वसीयत उनके बेटे सागर मल के नाम पर थी। उन्होंने यह बात शशि प्रभा के कान तक पहुंचा दी। चिरंजीवी तहकीकात करने के लिए सेठ पूरन मल के घर पर पहुंच गए। अब सेठानी जी, जिस समय सेठ जी ने आत्महत्या की उस समय आप कहाँ थी? सेठ जी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या हुई है। मुझे सागर मल पर पूरा शक है। आपने पहले कहा था कि सेठ जी ने आत्महत्या की थी। हाँ, मुझे आत्महत्या लगी थी क्योंकि कलाई की नस कटी हुई थी। अच्छा, आप उस समय क्या कर रही थी? मैं भोजन बना रही थी। और आपकी नौकरानी? उसने एक दिन की छुट्टी ली थी। चिरंजीवी पूछताछ के लिए सेठ पूरन मल के भाई हरिमल के पास पहुंच गए। हरिमल जी, आप इस हत्या के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? आपको किस पर शक है? क्या आपका भतीजा सागर मल भी इसमें शामिल था? चिरंजीवी जी, मेरे भाई ने पहले ही वसीयत अपने बेटे सागर मल के नाम कर दी थी। वो भला उनकी जान का दुश्मन क्यों बनेगा? वो सीधा, सज्जन और सरल था। सागर मल उस वारदात के समय मेरे साथ कई घंटों से शतरंज की बाजी खेल रहा था, जिसके गवाह मेरे सभी नौकर हैं। शशि प्रभा के ऊपर मुझे पूरा शक है। पहले वो कह रही थी आत्महत्या हुई है और अब हत्या कह रही है। आज सागर मल पर आरोप लगा रही है, कल वो मुझ पर भी आरोप लगा सकती है। चिरंजीवी नौकरानी रजनी के घर पहुंच गए। जिस दिन सेठ पूरन मल जी की मौत हुई उस दिन तुमने क्या छुट्टी ली थी? हुजूर, छुट्टी मैंने नहीं ली थी, सेठानी जी ने ही मुझे छुट्टी पर भेज दिया था। सेठानी जी ने कहा कि वो उस दिन खाना बना रही थी और तुम्हें छुट्टी पर भेज दिया था। हुजूर, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया, वे भला खाना क्यों बनाएंगी? मैंने ही खाना बनाया था और उसके बाद मुझे छुट्टी पर भेज दिया गया था। चिरंजीवी अब यह जान चुके थे कि कत्ल की साजिश शशि प्रभा द्वारा ही रची गई थी। उन्होंने राजा विक्रम सिंह के सामने सारी बात रख दिया। हे राजन, सेठ विक्रम सिंह की हत्या कराई गई थी। पहले शशि प्रभा ने उसे आत्महत्या का नाम दिया और उन्होंने दिखाया कि
सेठ ने अपने हाथ की नस काट ली है। सेठ के बाएं हाथ में चाकू था और दाहिने हाथ की नस कटी हुई थी, जबकि सेठ दाहिने हाथ से ही कार्य करते हैं। उनकी पीठ पर चाकू का घाव था, जो कि किसी दूसरे द्वारा वार किए जाने के संकेत दे रहा था। कोतवाल द्वारा तहकीकात में भी यह बात उजागर हो गई थी और यह बात शशि प्रभा जान गई थी। शशि प्रभा ने हत्या की बात मानकर इल्जाम सागर मल पर क्यों लगाया? हुजूर, जब शशि प्रभा ने जान लिया कि सेठ जी की वसीयत सागर मल के नाम पर ही है और सारे धन और जायदाद का मालिक वही बनेगा, तो उन्होंने उसे ही फंसाने का षड्यंत्र रच दिया। वो जान गई कि अगर सागर मल इस मामले में उलझ गया तो उसे सजा हो जाएगी और सारी जायदाद और कारोबार की मालकिन वही बन जाएगी। सेठ जी के भाई हरिमल ने भी शशि प्रभा पर ही अपना शक जताया। सागर मल पर कत्ल के इल्जाम का प्रश्न ही नहीं उठ रहा था। शशि प्रभा को राजा विक्रम सिंह की अदालत में पेश किया गया। चिरंजीवी ने सारी हकीकत राजा विक्रम सिंह को बता दी। शशि प्रभा, सेठ पूरण मल का कत्ल किसने किया? हुजूर, मैंने नहीं किया। चिरंजीवी, अब तुम स्थिति स्पष्ट करो। शशि प्रभा, आप अपने बारे में सफाई क्यों दे रही हो? राजा ने आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सागर मल ने ही अपने पिता का खून किया है। वो तो उस समय अपने चाचा के साथ शतरंज की बाजियां खेल रहा था, जिसके बहुत सारे लोग गवाह हैं। उस समय घर पर सिर्फ सेठ पूरण मल और आप थे। आपने ही अपनी नौकरानी को छुट्टी दे दी थी। यह बात नौकरानी ने ही बताई है। नौकरानी रजनी सामने है, पूछ लो। हाँ हुजूर, मैंने अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ली थी, बल्कि मुझे छुट्टी पर भेज दिया गया था। सेठ पूरण मल की पीठ पर भी चाकू के निशान है। यह है वो चाकू जिससे उनका कत्ल किया गया है। नहीं नहीं, यह सरासर झूठ है। यह वह चाकू नहीं हो सकता। इतना कहकर शशि प्रभा पछताने लगी। ओह, इसका मतलब तुम जानती हो कि इस चाकू से कत्ल नहीं हुआ, बल्कि दूसरा चाकू प्रयोग में लाया गया था। अभी अभी तुमने ही कहा कि यह कत्ल वाला चाकू नहीं है। हुजूर, मामला साफ है। इन्होंने कत्ल किया, इसीलिए कत्ल के चाकू की जानकारी इन्हीं को है। अब अपना गुनाह कबूल कर लो। सारी स्थिति साफ हो चुकी है। मैंने लालच में आकर बहुत गलत कदम उठा लिया। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। चिरंजीवी, तुमने आज अपनी तरकीब से फिर यह बात साबित कर दी कि तुम किसी भी मामले को चतुराई से और आसानी से हल कर सकते हो। शशि प्रभा को आजन्म कारावास का दंड दिया जाता है।